तो हेलो, हाय। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी। उसका ही एक सब टॉपिक है लिबरलिज्म, उदारवाद। ये एक विचारधारा है, एक नैतिक दर्शन, एक राजनीतिक विचारधारा जो अर्ली 14th सेंचुरी में इसकी उत्पत्ति हुई। जो राजाओं और सामंती पंथ इन सब से छुटकारा पाने का एक रास्ता था लिबरलिज्म। रास्ता नहीं, एक विचारधारा थी जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले थे, तर्कवादी सोच वाले लोग थे। मोस्ट ऑफ बहस करके कि ये सब गलत है, कौन सा क्या सही है क्या गलत है। इन सब थिंकर की बदौलत इसकी इस विचारधारा की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे ये इसका उदय ज्यादा होता गया। अर्ली 1780 सेंचुरी में इसका उदय ज्यादा होता गया। और फिर संविधान वगैरह ये सब बने, डेमोक्रेसी वगैरह आप सब जानते ही है। पर इसका बेस मतलब क्या है? व्हाट इज द लिबरलिज्म? आप कोई पूछे, क्वेश्चन भी आए तो कैसे बताओगे? ये एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत अधिकार है, प्रॉपर्टी का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, जो रूल ऑफ लॉ है, कानून का सभी शासन है। ये सब इसकी ही बदौलत है, लिबरलिज्म की विचारधारा की ही बदौलत है ये सब। इसलिए इसको क्या बोला है कि मानव तर्क तर्क संगता के आधार पर ये माना जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि लिबरलिज्म जो मोस्ट ऑफ का कब हुआ था, इसका मेन उदय कब हुआ था? अर्ली 14th सेंचुरी में इसकी विचारधारा की बेस उत्पत्ति हुई थी कि ये, हाँ, ये कोई चीज है, ये सही है गलत है। बट इसका मेन जो हुआ था वो 17 और 18 सेंचुरी के बीच में हुआ था, जो एज ऑफ इनलाइटमेंट के रूप में इसका अंत हुआ। जैसे कि स्ट्रगल अगेंस्ट एब्सोल्यूट मोनार्की एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। आपको पता ही है उस टाइम क्या होता था कि उस टाइम कोई अधिकार नहीं होते थे। सब राजा और सामंती के अनुसार ही चलना पड़ता था लोगों को। उनके ही सब मन माने कानून होते थे। जो सही हो गलत हो कुछ भी हो अपन को मानना ही पड़ता था, वो चीज है। तो कोर ओरिजिन ऑफ लिबरलिज्म अपन हम पढ़ेंगे। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। अब इसमें हम पढ़ेंगे फिलोसॉफिकल में कौन थे, जॉन लॉकी एंड मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉकी एम्फसाइज नेचुरल राइट, जैसे लाइफ है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है। और जो प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सहमति के आधार गवर्नमेंट द्वारा लॉ बनाए जाते हैं। जॉन लॉकी उसको सपोर्ट करते हैं, नेचुरल राइट को। जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी, ये सब नेचुरल राइट के अंतर्गत आते हैं। और मॉन्टेस्क्यू मोस्ट ऑफ जो लीगल पावर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है अपने देश में कैसे चलता है, ये सब सेपरेशन ऑफ पावर है, उसमें सुधार है। मॉन्टेस्क्यू इसकी एडवोकेसी करते हैं, उसकी वकालत करते हैं। उनके बारे में उन्होंने तर्क दिया। और हम अब अपने हिस्टोरिकल माइलस्टोन कब है? 1688 में इंग्लैंड में हुआ। पार्लियामेंट सुप्रीमेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ऑन मोनार्की। राज व्यवस्था को राजा की व्यवस्था में लिमिट की गई है। अमेरिकन रिवोल्यूशन में हुआ। फिर ये सब लिबरलवाद का ही है, सब लिबरलिज्म ही है ये सब। ये स्वतंत्रता का डिक्लेरेशन हुआ 1776 में अमेरिका में। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सबसे मेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आपको पता है 1789 में, जो लिबर्टी, फेटर्निटी और इक्वलिटी को इन्होंने तीन आइडियल दिए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ये सब हिस्टोरिकल लिबरलिज्म के उदाहरण है। और इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशन इसके क्या है? ये डिफेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फ्री मार्केट ट्रेड। ये फ्री मार्केट ये सब ये इकोनॉमिक थॉट है, इकोनॉमिक लिबरलवाद में है। और एडवोकेसी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, प्रेस इमर्स एज की प्रिंसिपल। बताइए आपको प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता, ये सब लिबरलवाद के अंतर्गत ही आते हैं, उदारवाद के अंतर्गत ही आते हैं। और मैंने बताया है इस 14th सेंचुरी के अंतर्गत फर्स्ट इसका अर्ली वर्जन आया। इसका लिबरलिज्म के अंदर का कौन कौन सी चीजें आती है? इंडिविजुअल फ्रीडम आती है, गवर्नमेंट पावर लिमिटिंग, देखो प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रीडम। व्हाट इज द, जैसे फंडामेंटल राइट है, ये प्रोटेक्ट करता है अपने अधिकारों को। इसके खिलाफ अपन कोर्ट में जा भी सकते हैं। तो ये सब क्या है? प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रीडम है, लिमिटिंग गवर्नमेंट पावर है,
गवर्नमेंट मनमाने तरीके से कोई भी अपना पावर नहीं थोप सकता है। और प्रमोटिंग टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म, ये अपने इंडिया का बहुत अच्छा उदाहरण है। डिफरेंट कल्चर इन सबको लेते हुए अधिकार बनाना और पीसफुली, उदारवाद एक पीसफुली माइंड की ओर भी होता है कि पीसफुली सबको सुलह करवाता है, इसलिए लॉ भी सबको देख के बनाया जाता है। तो अपने इंडिया का ये सबसे बहुत अच्छा उदाहरण। अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, ये तो आपको पता ही है। ये सब हिंदी में है, जिसको नहीं समझ में आया, कोई नोट्स कौन से ये करक्स मैंने बना रखा है, तो आप इसके नोट्स बना सकते हो, ये आपके आगे भी काम आएंगे। अब की कंपोनेंट ऑफ लिबरलिज्म में क्या है? इंडिविजुअलिज्म, मैंने आपको पढ़ाई है व्यक्तिगत। इंडिविजुअलिज्म में क्या है? द मोरल एंड पॉलिटिकल प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर ऑटोनॉमी, आपको पता ही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये इंडिविजुअल के अंदर आती है। नेचुरल राइट मैंने अभी आपको बताया। सिविल लिबर्टीज कौन सी है? प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन है, धार्मिक है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट कॉन्स्टेंट बाय लॉज टू अप्लाई टू ऑल, प्रिवेंटिंग आर्टिफिशियल पावर, ये सब इसके अंदर। कानून का शासन, कानून का शासन नहीं हो, सब मनमाने ढंग से ही होता, ये है तभी अपना देश चल रहा है। लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब ये इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं है गवर्नमेंट की, इसलिए इसको लिमिटेड गवर्नमेंट कहा गया है। इकोनॉमिक फ्रीडम, मतलब कि अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, सब जो फ्री ट्रेड करने का अधिकार है, अपन कोई बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आता है। रेशनलिज्म एंड प्रोग्रेस, ये कॉन्फिडेंस रीजन डिबेट इंस्टीट्यूशन टू इम्प्रूव सोसाइटी, ये सब हम इसकी स्थापना वगैरह सब कर सकते हैं, ये सब इसके अंतर्गत ही आता है। मतलब स्वतंत्रता कुल मिला के ये सब चीजें, ये जैसे व्यक्तिवाद है, प्राकृतिक अधिकार है, नागरिक स्वतंत्रता है, कानून का शासन, सीमित सरकार, आर्थिक स्वतंत्रता, तर्कवाद और प्रगति, ये सब इसके अंतर्गत आता है। और जो मोस्ट ऑफ डे बाय डे ऐसे सालों साल डिबेट होती गई, इसमें कई वेरिएंट आते गए, इसके कई वर्जन आते गए। लिबरलिज्म मेन पॉइंट ये था स्वतंत्रता, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई अधिकार अधिकार वगैरह इन सब की मांग होने लगी। और इसका फिर लेटेस्ट वर्जन आगे आगे जैसे जैसे जमाना चेंज होता जाता है, आगे आगे इसका बढ़ता जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे नियो लिबरलिज्म। एक बहुत, ये आपने ये वर्ड बहुत ही वो, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, न्यू लिबरलिज्म। ये 20वीं सेंचुरी के अंतर्गत आया था, जो क्लासिकल लिबरल के अंदर अंदर आता है। मैं आगे बढ़ाऊंगी क्लासिकल एंड मॉडर्न, तब आपको समझ में आ जाएगा। आप ये समझो कि न्यू लिबरलिज्म किसके अंतर्गत आएगा? क्लासिकल लिबरल आइडियाज के अंतर्गत। जो जो है ना, प्राइवेटाइजेशन है, वैश्वीकरण है, फ्री ट्रेड है, इन सबको बढ़ावा देता है। मतलब ये मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। वैश्वीकरण है, ये सब फ्री ट्रेड है, डीरेगुलेशन, ज़्यादा गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं इसके अंतर्गत, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं मानता है, तो ये न्यू रूपीज के अंतर्गत आता है। मोस्ट ऑफ बड़े बड़े व्यापारी लोग, ये आप ध्यान रखना बस, इकोनॉमिक के अंतर्गत। और ये सोशल, सोशल लिबरलिज्म में क्या है? जो सोशल जस्टिस है, इक्वलिटी है, जो मोस्ट ऑफ सोशल वेलफेयर की स्कीम चलती है, सब सोशल लिबरलिज्म का ही पार्ट है। और अब ये पढ़ेंगे ये कौन सा है? स्वतंत्रतावाद या लिबर्टरिज्म, मतलब कि ये क्लासिकल, ये भी क्लास रेडिकल फॉर्म ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, अचानक से उत्पन्न हुआ। मतलब कि पूरे, मतलब लिबरलिज्म बहुत अच्छा है, अपना माना बहुत अच्छा है, रियल में ये अधिकार प्रॉपर्टी, पर इसका जो एक्सट्रीम वर्जन है उसको लिबर्टिज्म के, मतलब कि लोग सेल्फिनेस की हो, लोगों को खुद व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सोशली को इग्नोर करने लगे लोग, बिल्कुल इग्नोर। ओनली बस खाली खुद का, खुद की इकोनॉमी, खुद के प्रॉपर्टी के अधिकार, खुद की स्वतंत्रता, खुद की स्पीच, बस उसको इतना बढ़ावा दिया गया कि दूसरे लोगों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी होगी खुद की, इसलिए इसको एक्सट्रीम वर्जन भी कहा जाता है। तो इसको नेगेटिव के नेगेटिव तौर पे भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये सोशली थोड़ा कम सपोर्ट करता है, सोशल वेलफेयर स्कीम को भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये इनमें से इनके बड़े बड़े व्यापारी तो उनमें से टैक्स जाते हैं और उनका फिर सोशल वेलफेयर में इसका उपयोग होता है, इसलिए इसको नहीं माना जाता है ज़्यादा अच्छा, मतलब इसको इसलिए नेगेटिव के तौर पर देखा जाता है। नव उदारवाद और सामाजिक उदारवाद इसको हिंदी में कहा जाता है।
मैंने ये पूरा इंग्लिश ही कर रखा है, जिससे आप नोट्स भी बन मतलब बना सको, आपके एमए वगैरह सब में काम आएगा। तो ये काम की चीज़ें कि लीगल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिज्म सपोर्टिंग लिटरेसी। तो अपन ये जैसे कि इससे इसके दौरान क्या हुआ, इस विचार के दौरान फायदा क्या हुआ, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बने, सेपरेशन ऑफ पावर सबसे बड़ी, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रेगुलर इलेक्शन, सिविल सोसाइटी एंड फ्री प्रेस। मतलब ये सबसे मोस्ट ऑफ इसमें काम आया। मतलब लीगल तौर पे भी बहुत ज्यादा इंटरवेंशन हुआ, कैसे देश चलाते हैं, देश में कैसे संविधान लिखा गया, ये सब लिबरलिज्म को ध्यान में रखते हुए किया गया। राजा और सामंती पंथ को मुक्ति पाने के लिए ये बहुत बड़ा इंटरवेंशन था, बहुत बड़ा मतलब ये चीज थी। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बना, मतलब राइट्स, लिमिट गवर्नमेंट पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, बात जानते ही हो कि पार्लियामेंट और जुडिशल को अलग करता है। जुडिशल रिव्यू, अपने खुद के फैसलों के रिव्यू करना, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मोस्ट ऑफ यूएसए में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है इसका। और रेगुलर इलेक्शन होते हैं, ये डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा उदाहरण है। और सिविल सोसाइटी में फ्री प्रेस, आपको पता ही है, डिबेट वगैरह ये होती है, तभी ये मीडिया इतना है। नहीं तो इतनी रेस्ट्रिक्शन होती है, जैसे जितनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है उतना बढ़ ही नहीं पाता मीडिया। मीडिया फोर्थ सिस्टम कहा जाता है, आपको पता ही है ये सब चीजें। पर आपको पता होते हुए भी ये सब चीजें आप नहीं कई बार सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए कंसेप्ट एकदम कोर क्लियर करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ ये चीज इसके अंतर्गत आती है, ये चीज इसके अंतर्गत आती है। थोड़ा कंसेप्चुअल है और थोड़ा मतलब याद करने जैसा भी है। तो आप आगे नेट जेराफ वगैरह, बहुत मेन टॉपिक है। अब हम पढ़ें कोड डिफरेंस, कोड क्लासिकल एंड मॉडर्न में वो डिफरेंस क्या, लिबर्टी और इक्वलिटी के तौर पर। क्लासिकल मोस्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी के रूप में मनाया जाता है और मॉडर्न मोस्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी के रूप में। देखिए क्लासिकल क्या है कि एक है ना, फ्री ट्रेड को बहुत ज्यादा मानता है, और ये इक्वलिटी को ओनली प्राइमरी लीगल इक्वलिटी के तौर पे मानता है, ओनली नेचुरल राइट को इक्वलिटी मानता है, पर इकोनॉमी और सोशली इक्वलिटी ज्यादा नहीं मानता है, इसलिए इसको नेगेटिव तौर पर माना जाता है। और मॉडर्न को इसलिए पॉजिटिव देखा जाता है क्योंकि ये सोशली और इकोनॉमिक को भी ज्यादा मतलब इक्वलिटी को मानता है कि सबको समानता मिलनी चाहिए, सबको अपने पसंद के अनुसार नौकरी, पसंद के अनुसार काम करने का अधिकार। इसलिए इसको पॉजिटिव तौर पे दिखा था। ये फ्री ट्रेड में है कि जो मतलब अमीर है तो अमीरी है, गरीब गरीब, जो ज्यादा सोशल वेलफेयर को ज्यादा नहीं मानता है। बस हाँ इक्वलिटी को मानता है, नेचुरल राइट होना चाहिए, बट सोशली और इसको ज्यादा नहीं मानता है, ये चीज है। और अब रोल ऑफ स्टेट के तौर पर देखा जाता है तो क्लासिकल में क्या है कि राइट, मैंने अभी बोला आपको, द राइट्स है, नेचुरल लॉ को मानता है, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी। और ये मॉडर्न है, मॉडर्न में क्या है कि ये है ना इकोनॉमिक को भी जैसे रेगुलर मार्केट कर रहा है, पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड दे रहा है, मतलब करेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक्स इनविक्लिटी को भी ध्यान दे रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव के तौर पर देखा जाता है। और इकोनॉमिक पॉलिसी में क्लासिकल स्ट्रॉन्ग फेथ इन फ्री मार्केट एंड मिनिमल रेगुलेशन, मैंने अभी बताया आपको। और ये एक्सेप्ट मार्केट इकोनॉमी बट सपोर्ट रेगुलेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वेलफेयर प्रोग्राम फॉर एड्रेस मार्केट फेलियर एंड सोशल नीड्स। ये सभी तौर पर मतलब ये सोशल ही है, ये अपन हम सोशल भी मान सकते, मॉडर्न को सोशल की तरफ मानो तो आप ज्यादा समझ पाओगे। बस ये इतना ध्यान रखना, मॉडर्न में सोशल, सोशल लोगों का भी देखना, सब रेगुलेशन, टोटल रेगुलेशन। इसलिए क्लासिकल में खाली इक्वलिटी लीगल तौर पर ज्यादा माना जाता है, इसको सपोर्ट करता है नेचुरल राइट को, बट सोशली और इकोनॉमिक को ज्यादा रेगुलेशन नहीं है, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अब कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस के तौर पे क्लासिकल में कौन सा आएगा, वही मैंने वही बताया आपको, इंडिविजुअल राइट और प्रॉपर्टी को मानता है, जस्टिस ये सोशल पॉलिसी को इसको बढ़ावा देता है, वही वो चीज है। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में थिंकर कौन से, क्लासिकल में वही लिमिटेड गवर्नमेंट, नेचुरल राइट, प्रोमिनेंस ने, जैसे कि जॉन लॉकी है, एडम स्मिथ है, ये सब क्लासिकल में आते हैं। मोस्ट ऑफ फ्री ट्रेड, ये ध्यान रखना क्लासिकल में कौन से आएंगे, फ्री ट्रेड है, जॉन लॉकी एडम स्मिथ का सपोर्ट करते हैं। और मॉडर्न में मोस्ट ऑफ कौन आएंगे, ये बहुत सुना होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल, मिल का नाम तो बहुत ज्यादा सुना होगा, ये समझ लेना। सोशली बहुत ज्यादा ये है, welfare oriented theories to argue for the more intervention state। और आगे अपन क्या पढ़ेंगे, वो की वही चीजें, सेम ध्यान रखना, क्लासिकल खाली प्राइमरी लीगल नेचुरल राइट को सपोर्ट करता है, मॉडर्न सबको इकोनॉमिक सोशल नेचुरल सभी को सपोर्ट करता है, इतना ध्यान रखना बस। और ये थिंकर भी याद रख लेना, जॉन लॉकी एंड एडम स्मिथ क्लासिकल को करता है, और मॉडर्न में ये जॉन स्टुअर्ट मिल। और अपन आगे क्या पढ़ेंगे, हाँ थिंकर ये आ गया। क्लासिकल में कौन कौन से, जो लॉकी है, स्मिथ है, मील है, हायर, फ्राइडमैन,
ये सब क्लासिकल में आता है। इसको नेगेटिव लिबर्टी भी माना जाता है। देन अपना क्लासिकल मतलब नेगेटिव की ज्यादा, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक को नहीं मानता है। और मॉडर्न में कौन कौन से, टी एच ग्रीन है, जॉन स्टर्ट मिल है, जॉन रॉल्स है, अमर्त्य सेन है, ये सब मॉडर्न में माना जाते हैं। शास्त्रीय उदारवाद, सीमित सरकार, बाजार और नकारात्मक सोचता पर जोर देने के लिए लॉक स्मिथ मिल हायर फ्रीडमैन पर भारी पड़ता है ये। ओके। और आधुनिक में कौन से, टी एच ग्रीन, जॉन स्टर्ट मिल, जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये गरीबी के बारे में इन्होंने, उनको अवार्ड भी मिला था, पूरे इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी। अब हम थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द लिबरलिज्म, मैंने आपको पढ़ा दिया, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत याद रखने जैसा है, थिंकर्स और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। तो आप क्वेश्चन बता दीजिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है। 10 क्वेश्चन है। विच आइडिया इज द मोस्ट सेंट्रल टू क्लासिकल लिबरलिज्म, कौन सा आंसर होगा इसमें से? मैं आपको वक्त देती हूँ इसमें। स्ट्रॉन्ग वेलफेयर स्टेट, मिनिमल स्टेट इंटरफेरेंस इन इंडिविजुअल अफेयर्स, स्टेट लेड इंडस्ट्रियल प्लानिंग एंड कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। क्लासिकल में कौन सा आएगा बताओ आप? क्लासिकल बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, आपको ये पता ही है। ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है इसको। जो नेगेटिव है पहले इसको हटा दो, ये हमेशा ध्यान रखो। और स्टेट लेड इंडस्ट्रियल प्लानिंग, ये भी इसको सपोर्ट, की स्टेट को इंटरवेंशन की ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ये भी रॉन्ग है। कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, नो, ये भी व्यक्तिगत संपदा को ज्यादा अधिकार देता है, ये भी नहीं है। तो ऑटोमेटिकली मिनिमल स्टेट इंटरफेरेंस इन इंडिविजुअल, ऑटोमेटिक ये आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी नहीं कर सकते हो, मिनिमम इंटरफेरेंस इंडिविजुअल, फिर डायरेक्ट भी पता चल रहा है इसमें इंद्र। तो फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बता रही थी। Who is the commonly associated with the theory of the natural right that influence liberal thought? मतलब लिबरल थॉट के अंदर कौन आता है कॉमनली नेचुरल राइट के अंदर? बताओ। कार्ल मार्क्स आता है, कार्ल मार्क्स सबको पता ही है, थॉमस हॉब्स, ये आपको अभी हमने पढ़ा है, जॉन लॉकी गलत है, कार्ल मार्क्स तो ये भी गलत है, ये तो कम्युनिज्म को बढ़ा देता है, जॉन हॉब्स में ज्यादा नहीं है, ये भी है। बट नेचुरल राइट में इन्फ्लुएंस कॉमनली ज्यादा यूज होता है, तो ना जॉन लॉकी, आपको सही आंसर पता ही होगा इसका। Which term is best describe the freedom emphasized by classical liberals? Freedom from coercions or interference. What is? हाँ, क्लासिकल लिबरल को किस तौर पर देखा जाता है, मैंने अभी आपको पढ़ा है, कौन सा? नेगेटिव लिबर्टी के तौर पर देखा जाता है, आपको पता ही है ये सब चीजें। डायरेक्ट ही आंसर है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। मॉडर्न लिबरल्स differ from the classical liberalism mainly by advocating which of the following, मतलब कैसे डिफरेंट है मॉडर्न क्लासिकल से? Abolition of representative government, ये वाला। Greater state role to secure social and economic opportunity, ये वाला ही आपको डायरेक्ट पता है कि इसमें डिफरेंस ही था, सोशल इकोनॉमिक, मोस्ट ऑफ ये तो भी देखते हैं बना के। कंप्लीट डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट, ये ओनली खाली क्लासिकल का है मोस्ट ऑफ, कंप्लीट भी नहीं है, थोड़ा बहुत रेगुलेशन भी, ये भी गलत है, फिर भी क्लासिकल अंदर मान लेते हैं। एलिमिनेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज टू इंश्योर ऑर्डर, ये भी एकदम क्लासिक, कौन सा है डिफरेंट? ये वाला। Which thinker is most associated with economic liberalism and the idea of the individual hand? कौन सा है most associated with the economic liberalism? ये आप पूरा थिंकर के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा। फिर भी मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका आंसर है एडम स्मिथ। ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करता है। हाँ सॉरी, इसका आप कर लेना, इसका आंसर है ना सी है, द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड सोशली एक्ट दिख ही रहता, पता नहीं कहाँ ध्यान था मेरा भी। ये वाला इसका सही आंसर है, सी प्रोग्रेसिव, ये टैक्सेशन और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, बिल्कुल इजी है। विदाउट एग्री, मैं विद का मान रही थी, माइंड कॉन्सियस नहीं थी उस टाइम, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। ओके। ओके बाय। A liberal argument for freedom of speech is usually grounded in which rationale? कौन सा है लिबरल आर्ग्यूमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच? फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे मेन पार्ट किस में होता है? अभी मैंने आपको मोस्ट ऑफ थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था। ये फ्री एक्सप्रेशन इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला। ओके।
ये आर्टिकल क्वेश्चन आर्टिकल 19 पढ़ोगे ना पॉलिटिकल साइंस में, इसके अंतर्गत दे रखा है पूरा, आप देखिएगा पूरे ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे ये वाला बहुत मतलब डिस्क्राइब करके दिया हुआ है इस चीज को, पढ़ना आप उसको। Which institutional arrangement is commonly defended by liberals to prevent concentrations of power? मतलब ये पावर का केंद्रीकरण की सुधार, पावर का शक्ति की केंद्रीकरण में सुधार कौन सी कौन सी चीज है इसमें? सिंगल पार्टी रूल का है, सेपरेशन ऑफ पावर है, एब्सोल्यूट मोनार्की है, ये भी एब्सोल्यूट मोनार्की तो है ही नहीं, इसके सेटलर्स कॉमन, ये तो इसका सुधार की बात कर रहा है, ये भी गलत है। सिंगल पार्टी रूल है, सिंगल पार्टी रूल तो होगा तो वो सेकंड और प्रिवेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंगल की टोटल यही है। इसका आंसर कौन सा होगा? सेपरेशन ऑफ पावर। जो पृथक्करण का नियम आप पढ़ोगे आगे जाके, कभी पॉलिटिक्स पढ़ाई होगा आपने किसी ने, तो इसमें ये जुडिशरी और पार्लियामेंट को अलग करता है, ये इसका सुधार है। मतलब ऑटोनॉमी नहीं होती है, हर किसी को अपनी स्वतंत्रता होती है एक लीगल तौर पे भी, इसलिए इसका पावर का ये बहुत मेन टॉपिक भी पॉलिटिकल साइंस में बहुत मेन टॉपिक है। इसमें इसको मोस्ट ऑफ मॉन्टेस्क्यू जो थिंकर हुआ करते थे इसको सपोर्ट करते हैं लीगल तौर पर। चलो आज तो हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। मोस्ट और भी थिंकर है, मेन मेन थिंकर मैंने आपको बता दिए एक दो, और भी थिंकर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ सकते हैं, पर ज़्यादा कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होने चाहिए आपको, तो आपका निकल सकता है। नेट जेराफ है आपका, एमएमए, ये भी टॉपिक काम आ सकते हैं, सब में काम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बाय।